हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में रीड किया था। आज हम देखते हैं हमारा लास्ट टाइप है जो फोर्स का, जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखिए, हमने जो है नेचर के अंदर पाए जाने वाले फोर्सेज को क्लासीफाई किया था 4 टाइप्स के अंदर, जिसमें से 3 टाइप जो हम कर चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आज जो एक लास्ट रहता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसको देखते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन की ये होता क्या है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट इज द फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन ए न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, इसके अंदर कई ऐसी टर्म हैं जो आपके लिए न्यू हैं, नई टर्म है, आपने नहीं देखी हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये वो फोर्स है जो हमें दिखाई देता है बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब ये सबसे पहले तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होता है। देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारा मैटर बना होता है, या हम कह सकते हैं कि इनसे छोटा पार्टिकल हम और नहीं खोज सकते, इससे छोटा पार्टिकल हम नहीं कर सकते। जैसे आपके पास ये एटम है, हमने इसको तोड़ के हमने देखा कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने इसको और तोड़ के हमने इसको देखा, इसके अंदर प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। इनको तोड़ के हमने देखा कि ये क्वार्क्स के बने हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि हम उसको उससे छोटा नहीं कर सकते, तो वो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहलाते हैं। ये जो है हमारे पास एक न्यूक्लियस के अंदर लगभग 200 से भी ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो देखिए, इसके बाद ये जो हमें मिलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में, तो ये फोर्स लगता है। अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहाँ किस जगह देखने को मिलेंगे, इन्वॉल्व इन ए न्यूक्लियर प्रोसेस, एक न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर, सच एज बीटा डीके ऑफ ए न्यूक्लियस। अब बीटा डीके जो है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई एक न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब अपने आप टूटता रहता है। जैसे हमने लास्ट फोर्स जो किया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखता है। अब इसमें क्या होता है कि हमने देखा कि कुछ एटम्स जो हैं आपके, या कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो स्टेबल नहीं होते या रेडियो एक्टिव होते हैं, वो क्या होता है, ये टूटना शुरू हो जाते हैं इसके अंदर से, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनको होल्ड नहीं कर पाता, उसकी वैल्यू कम होती है। तो जब ये हमारा इस प्रकार से न्यूक्लियस टूटता है तो उसके अंदर एक बीटा डीके प्रोसेस होती है। इसको डिटेल में आप +2 क्लास में देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ आपको इसका नाम याद रखना है। तो जब ये बीटा डीके होता है तो इसके अंदर से एलिमेंट्री पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसमें न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये पार्टिकल्स होते हैं। उनके बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। फर्स्ट आपके पास है एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। देखिए, जो बोला था हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, उसमें न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दो पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इनके बीच में न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की कोई भी प्रोसेस हो, उसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। हमने तीनों फोर्सेज को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को और वीक न्यूक्लियर फोर्स को, हमारे चौथे फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ हमने रिलेट किया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ हमारा ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कैसे रिलेट है। देखिए, इसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन फिर भी ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था वो कितना था, 10⁻36, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितना था, 10⁻38। इतने टाइम्स ये स्ट्रॉन्गर थे हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू ए रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज। ये भी हमारा कहाँ तक की रेंज पे लागू होता है, सिर्फ न्यूक्लियर साइज तक की रेंज पे एप्लीकेबल होता है। न्यूक्लियर रेंज में कौन से फोर्स लगे, देखो, जिस भी फोर्स के नाम में न्यूक्लियर आ जाएगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर हो चाहे वीक न्यूक्लियर, उसकी रेंज कितनी रहेगी, न्यूक्लियस के साइज जितनी ही रहेगी, जो कितनी है 10⁻15, और एटम का साइज होता है 10⁻10। बाकी के जो दो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल, वो हमारे कैसे होते थे, लॉन्ग रेंज के फोर्स होते थे। अब एक हम देखते थे कि किस पार्टिकल के कारण ये फोर्स लगता है। तो हमने पहले देखा ग्रेविटॉन, फिर हमने देखा फोटोन, और फिर हमने देखा पाई मेजॉन। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इसके अंदर एक पार्टिकल होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल, जिसके एक्सचेंज के कारण हमारा ये फोर्स लगता है। वो आपका है वेक्टर बोसॉन्स। वेक्टर बोसॉन्स
इन फोर्स के इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के एक्सचेंज के कारण आपका ये फोर्स लगता है। इसके बाद जो है ये आपका जो फोर्सेस थे चारों टाइप इनके जो है क्लियर हो चुके हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है इसके बारे में कुछ ज़्यादा सी डिस्कवरी अभी हुई नहीं है, इसलिए इसके बारे में हमें जितना पता था वो हमने इसकी प्रॉपर्टीज में अब तक बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कंजर्वेशन लॉ। देखिए कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कांस्टेंट रहे या अनचेंज्ड रहे। तो देखिए सबसे पहले कंजर्वेशन लॉ होता क्या है, इन एनी फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डिफरेंट फोर्सेज, कि कोई फिजिकल प्रोसेस जिसके अंदर अलग अलग फोर्स लगते हैं, सम फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं रिमेन्स अनचेंज्ड विद टाइम, जो टाइम के साथ बदलती नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, कंजर्व्ड क्वांटिटीज। कंजर्व्ड का मतलब जो न बदलने वाली क्वांटिटीज। द लॉ विच गवर्न द कंजर्वेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ। अब इसने बोला कि इन क्वांटिटीज का कंजर्वेशन का जो लॉ बताएगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन लॉ। तो देखिए हमारे पास कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी फिजिकल प्रोसेस के दौरान कंजर्व्ड रहती हैं, और फिर उनका हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन देखेंगे। सबसे पहले आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन जितने भी हैं आप छोटी क्लास में भी रीड करके आए हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मास, और आगे भी जब तक आप रीड करोगे तो आप इनको अप्लाई करते रहोगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और यहाँ पे आप एक और ऐड कर सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इन सबको जो है हम एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ये वर्ड हम बहुत बार यूज करेंगे, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, ऐसे मान लेते हैं ये आपके पास कुछ पार्टिकल्स पड़े हैं, ये पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स के ऊपर बाहर से, मतलब ये इस प्रकार से मान लिया ये बंद है, इसके अंदर इस एक बॉक्स मान लेते हैं हम एग्जांपल के लिए, इसके बाहर से कोई भी फोर्स इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकता, या हम कह सकते हैं बाहर की कोई भी क्वांटिटी का, किसी भी चीज का, फैक्टर का यहाँ इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, कि ये हमारा आइसोलेट किया गया है, बाहर से कोई भी फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब इसमें जो है पार्टिकल्स हो सकते हैं, बॉडीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है इसके अंदर। देखिए एनी सिस्टम, कि कोई भी सिस्टम, असेंबली ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स का ग्रुप हो, और बॉडीज या बॉडीज हो सकती हैं, ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, जिसके ऊपर कोई भी बाहर से फोर्स ना लगे, इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं, ये क्या होता है। अब देखिए किसी भी चीज का कंजर्वेशन हो उसका मतलब है कि ना ही तो वो बनाई जा सकती, ना ही वो खत्म की जा सकती, बल्कि एनर्जी के केस में हम क्या बोलेंगे, देखिए दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते, ना ही एनर्जी को हम खत्म कर सकते, बट लेकिन हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है, इसको हमने किसी हाइट h से गिरा दिया, ये अर्थ का सरफेस हाइट h से गिराया। जब ये यहाँ हाइट h पे था तो इसकी एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी। जब ये नीचे गिर रहा होता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है लगातार, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। जैसे ही ये हमारा यहाँ सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो देखो मेटल है तो साउंड भी प्रोड्यूस करेगा, और जब कोलिजन होगा तो इससे कुछ ना कुछ हीट भी पैदा होगी। तो जो हमारी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी थी वो एक तो किस में कन्वर्ट हुई, साउंड एनर्जी में, दूसरा किस में कन्वर्ट हुई, हीट एनर्जी में। और यहाँ पे गिर के ये थोड़ा बहुत चलेगा तो साथ में कौन सी एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इस प्रकार से एनर्जी को हम ना ही तो बना सकते ना ही खत्म कर सकते, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन जो टोटल एनर्जी रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो एनर्जी हमारी कैसी है, कंजर्व्ड है। So we can say that total energy of an isolated system remains constant. नेक्स्ट जो है आपके पास, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखिए लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है वो हमें क्या बताता है, दिस लॉ स्टेट्स इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम, कि अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट।
लीनियर मोमेंटम को हम P से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। ये छोटी क्लास में अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब इसने बोला कि ये कोई बॉडी है जिसका मास m है, ये आपका वेलोसिटी v से चल रहा है इस डायरेक्शन में। अब डेफिनेशन में क्या आएगी, अगर इसके ऊपर फोर्स जीरो लगे, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू में a। एफ की वैल्यू जीरो है, मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब जीरो कौन है, एक्सीलरेशन क्या है आपकी, जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, कि वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अब देखो फॉर्मूले में मास क्या होता है हमेशा, कांस्टेंट, और वेलोसिटी भी क्या बना दी हमने, कांस्टेंट। तो दोनों कांस्टेंट है तो हमारा मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कंडीशन क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कैसा हो, जीरो हो। क्लियर है। तो अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है किसी सिस्टम पे, तो वो हमारा उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बुक में से आपको जो है इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन के एग्जांपल्स आपको रीड करने हैं। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको जो है साथ के साथ आप रीड करते रहें, बुक में से रीड करें एग्जाम्पल्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में रीड करोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करें, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।